But then I realized if my art form cannot pay me ना तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा। तेरे में ये स्पार्क कब आया कि मुझे एंकर बनना है ब्रो? सबसे बड़ा एक्सपोजर है वेडिंग एंकरिंग का। तो वेडिंग इंडस्ट्री अभी तेरे को भी पता है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 985 लाख करोड़ का खर्चा होने वाला है 2025 के वेडिंग सीजन में। शादी और कोई भी इवेंट, इट्स अ मेमोरी। हम उस टाइम मेमोरीज बनाते, तो लोग उस टाइम सोचते नहीं कि कितना पैसा इसके अंदर डालना है, कितना पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। Definitely. एक एक शो के दे आर चार्जिंग 2.5 lakhs 2.5 lakhs फॉर अ सिंगल शो। सो वेलकम टू द एसपी शो गाइस। आज हमारे साथ हैं वेरी स्पेशल गेस्ट उज्जवल फ्रॉम इंदौर। तो लेट्स वेलकम हिम। एंड आज पूरे शो में बात होगी एंकरिंग के बारे में। तो इन्होंने धोनी स्पोर्ट्स के लिए बहुत बार एंकरिंग की हुई है एंड इन्होंने वायर ऑफ फिल्म्स के लिए बहुत बार एंकरिंग की हुई है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के लाइव शोज की एंकरिंग इन्होंने की हुई है। सो आज के पूरे पॉडकास्ट में हम लोग इसके ही अराउंड पूरी बातें करेंगे। तो लेट्स डिस्कस ऑल दिस थिंग्स विद उज्जवल। सो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके एसपी शो के अंदर आके? वेल प्रतीक, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से आपने इस शो के बारे में, मैं आप लोग की पुरानी वीडियोस भी देखता आ रहा था, तो जिस तरह से आप लोग माहौल क्रिएट करते हो और एक हैप्पी वाइब्स क्रिएट करते हो और आप इनसाइट्स निकालते हो सेलिब्रिटीज की, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो आई एम वेरी मच ग्लैड दैट यू कॉल्ड मी इन दिस शो। थैंक यू सो मच इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। एंड मैं तो इस चीज को ऐसे ही आगे ड्राफ्ट करना चाहूंगा कि लेट्स रिमेम्बर कि हम लोग कैसे मिले पहले, एंड उसी के नोट पे हम लोग आगे चालू करेंगे पूरी जर्नी। तो आपको याद है जब हम लोग सबसे पहले मिले थे और उस इवेंट को आप होस्ट कर रहे थे? आई वेरी वेल रिमेम्बर दैट प्रतीक। तो मेरे को अभी भी याद है, इट वाज अ ओपनिंग ऑफ चाय सुट्टा बार आउटलेट, और वो कल्याण में ओपनिंग थी। और हम लोग, मैं होस्ट कर रहा था उसको, और आप उस शो में शायद आप गिटार लेकर के आए हुए थे। तो आपने बताया कि यू आर अ वेरी गुड सिंगर। तो मेरा भी कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा था, तो मैंने बोला कि बिल्कुल प्रतीक भाई आप आइए। और देन यू सैंग देयर, और बढ़िया लड़कियां वड़कियां झूम उठी थी और बहुत अच्छा था। तो आई एंजॉयड इट अ लॉट यार, बहुत बढ़िया। तो आई रियली लव, बाकी जोक्स अपार्ट, एज अ सिंगर आई एडमायर वर्क अ लॉट प्रतीक। मैं आपका वर्क बहुत एडमायर करता हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम पे हर, मैं पत्थर मारूंगा एक सिंगर निकल आएगा, हर चौथा इंसान सिंगर है, कोई ना कोई गिटार लेके चलता है। लेकिन रिकॉर्डिंग योर ओन ओरिजिनल सॉन्ग्स इज वेरी स्पेशल थिंग। और वो आप जो काम कर रहे हो, मैं आई अप्रिशिएट दैट कि भाई खुद के ओरिजिनल्स निकालना और उसको डंके की चोट पे स्पॉटिफाई पे डालना, और फिर मेरे ख्याल से इंडिया को रिप्रेजेंट भी करना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। सो आई थैंक एडमायर योर यू, वर्क प्रतीक। थैंक यू सो मच। लाइकवाइज यार, मतलब मैं भी मेरे मोस्टली जितने भी नेबरहुड है या फिर जितने भी फ्रेंड फ्रेंड लोग हैं, बहुत लोग अपने अपने मतलब करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ अलग अलग पैशन परस्यू करना चाहते हैं। लेकिन बहुत लोगों से जब मैं सुनता हूँ कि एंकरिंग कैन बी अ ग्रेट पैशन टू परस्यू, तो उसमें मुझे तेरा ही नाम सबसे पहले ऊपर आता है ब्रो। लेट्स टॉक अबाउट तेरे ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने के बारे में। मतलब तू कैसे डायरेक्ट स्टेज पे जाता है और ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाता है? मतलब तेरे को कोई प्रेशर फील होता है कि अगर मैंने गलत कुछ बोल दिया या फिर कोई ऑफेंड हो गया या फिर पूरा शो फकअप हो गया, तो उसको मैं रिटर्न कैसे करूंगा, ऐसा कुछ? लेट्स हैव अ वर्ड ऑन दैट। ठीक है भाई, मैं तेरे को एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ कि अभी इनिशियली अगर देखा जाए इंडिया में, तो इंडिया नहीं बोलूँगा, जो छोटे छोटे शहर हैं, हालांकि मुंबई में तो बहुत क्रेज है एंकरिंग एंड एवरीथिंग का, बिकॉज इंडस्ट्री पूरी यही है। पर जो छोटे थर्ड टायर सिटीज़ हैं, जैसे इंदौर हो गया, सूरत हो गया, या जो भी भोपाल हो गया, ऐसे छोटे मोटे जो शहर हैं, यहाँ एंकरिंग की एक अपनी अलग डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि वेडिंग एंकरिंग को लेकर के एंड दे पे अ वेरी गुड अमाउंट। तो मैं अभी तो मैं यही बोलूँगा, जितनी भी, चाहे वो फील्ड है, आर्टिस्टिक फील्ड है, चाहे वो म्यूजिक हो गई, चाहे वो सिंगिंग हो गई, चाहे वो स्केच हो गया, या वो राइटिंग हो गई, मेरे को ऐसा फील होता है, मैं डंके की चोट पे चीज़ बोल सकता हूँ प्रतीक, कि अभी के टाइम पे एंकरिंग पेज यू अ लॉट। अच्छा। बहुत पैसे दे रही है भाई एंकरिंग, एज अ प्रोफेशन एंकरिंग ने इतने पैसे दिए हैं। और इतने जो बहुत छोटे मोटे और लेम एंकर है ना, दे ऑल्सो अर्न अ लॉट्स ऑफ मनी। तो फॉर अ सिंगल, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश कि लेम कौन सा अच्छा कौन सा? लेम, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा लेम नहीं, जो जैसे इनिशियली कोई स्टार्ट भी करे जिसको ज्यादा समझ भी नहीं है। और इसमें सबसे अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक्सपोजर, इसमें सबसे बड़ा एक्सपोजर है वेडिंग एंकरिंग का। तो वेडिंग इंडस्ट्री अभी तेरे को भी पता है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वेडिंग इंडस्ट्री ने, मतलब अभी अभी रिसेंटली मैं कोई पोस्ट देख रहा था, तो उसमें कहीं लिखा होता 985 लाख करोड़ की, 985 lakhs?
985 लाख करोड़ का खर्चा होने वाला है 2025 के वेडिंग सीजन में। और मैं बता रहा हूँ भाई, नॉर्मल फैमिलीज 50 से 60 लाख की वेडिंग्स कर रहे हैं। 50 लाख की? 50 लाख 60 लाख इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। हमारे इंदौर में 50-60 लाख की वेडिंग्स होती हैं, तो इट्स अ वेरी बिग नंबर। और उसमें जब एक एंकर को लोग बुलाते हैं ना, तो देयर आर फ्यू एंकर्स, जिसमें बड़े बड़े एंकर्स के नाम लूं अगर मैं, देयर इज वन एंकर कॉल्ड बख्शी, इस वेडिंग एंकर्स के नाम बता रहा हूँ, तू नहीं सुना होगा। देन देयर इज अ वेरी गुड एंकर जेके। तो वो लोग एक एक शो के दे आर चार्जिंग 2.5 lakhs 2.5 lakhs फॉर अ सिंगल शो। बट हाउ मेनी मिनट्स, कितने टाइम के लिए? 3 घंटे। अच्छा, तो भाई दिस प्रोफेशन कैन पे यू दिस मच। और इनिशियली कोई शुरू कर रहा है वेडिंग एंकरिंग में। अच्छा, वेडिंग का एक बड़ा अच्छा सीन भी बताऊं प्रतीक, कि वेडिंग इज समथिंग, ये कोई कमर्शियल चीज नहीं है। अब जैसे कोई कंपनी के साथ, कंपनी के लिए मैं एंकरिंग करता हूँ, एक दो तरह की एंकरिंग होती है, कॉर्पोरेट एंकरिंग होती है और एक वेडिंग एंकरिंग होती है। एंड देयर इज कमर्शियल एंकरिंग ऑल्सो, विच इज जिसमें प्रमोशनल वाली एंकरिंग आ जाती है। करेक्ट। तो जो वेडिंग एंकरिंग है उसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि कमर्शियल एंकरिंग में ये होता है कि इफ आई एम अर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट आर्टिस्ट देन ओनली आई पे हिम। अगर वो आर्टिस्ट को मैं बुक कर रहा हूँ और मैं उससे लाख रुपए का काम निकलवा सकता हूँ, तो मैं उसको 10,000 रुपए दे दूंगा कि ले भाई ले जा। लेकिन वेडिंग एंकरिंग इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, इट्स अबाउट दैट मोमेंट। ठीक है, तो अब कोई एंकर को किसी ने बुलाया, तो वहां वो देखेगा ही नहीं यार अबे तू लेना पैसे कितने लेगा, क्योंकि उनके लिए तो, और सिंधी पंजाबी कम्युनिटी भाई, जब वो लोग पैसे पे करने में आते हैं तो दे पे इट अ लॉट। मतलब फिर कितने पैसे चाहिए। तो फॉर अ जो इनिशियली भी एंकर्स आते हैं ना इसमें, मतलब 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लेके भी आते हैं और उनको थोड़ा बहुत गेम्स और एंगेजमेंट करना आता है, तो वो लोग खुद जा करके यार भाई 20,000 15,000 रुपए तो यूं ले लेते हैं, नॉर्मल कंपनीज दे देती हैं। ब्रो, लेकिन बिकॉज मतलब व्हाट आई थॉट ऑन दिस कि शादी और कोई भी इवेंट, इट्स अ मेमोरी, या फिर कुछ भी, मतलब इट्स अ क्रिएटिंग हिस्ट्री, या फिर जो भी होता है कि हम उस टाइम मेमोरीज बनाते हैं। तो लोग उस टाइम सोचते नहीं कि कितना पैसा इसके अंदर डालना है, कितना पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। डेफिनेटली लोगों को वो मेमोरीज लाइफ टाइम के लिए रखना है कहीं पे स्टोर करके, तो इसलिए दे आर रेडी टू गिव एनीथिंग टू एनीथिंग, ऑफ कोर्स एनीथिंग एनीथिंग, फॉर एंकर एज वेल, फॉर फोटोग्राफर एज वेल, फॉर वीडियोग्राफर एज वेल, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग मोमेंट्स ऑफ फ्रॉम कोर्स। दैट इवेंट, राइट? तो प्रतीक तूने एक चीज और देखी होगी कि कोई भी अगर वेडिंग में तू जाएगा ना, तो कभी वहां का डेकोर तेरे को उतना याद नहीं होगा। अगर हाँ बहुत ज्यादा स्पेशल वाइब डेकोर याद करा होगी। है हाँ वहां का ना, देखो यही याद होगा कि हाँ एक फूड बहुत याद रहता है। हाँ हाँ। और अपन, मैं एक चीज और बता दूं यार कि वी एज अ ह्यूमन ना, वी हम लोग इतनी जल्दी चीजें भूलते हैं ना। तो हमारी इंडस्ट्री में एक चीज चलती कि आप शो में क्या कर रहे हो ये तो ठीक है, जो कर रहे हो कर रहे हो, लेकिन शो के बाद आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो बहुत बड़ी करेक्ट चीज है। करेक्ट। तो द होल मेमोरी जो आप लोग जिस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे ना, अरे आपके शो में एंकर कितना अच्छा आया था, अरे आपके शो में गेम्स कितने अच्छे हुए थे, हाँ हाँ हाँ। तो वो चीजें आपको याद रह जाती हैं, वो चीजें आपके दिमाग में रह जाती हैं, वो फोटोग्राफ्स आपके दिमाग में रह जाती हैं। दैट्स द रीजन कि आज के टाइम पे मैं फोटोग्राफी को भी मैं बिल्कुल इसमें लाऊंगा। फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफर्स और एंकर्स, दे चार्ज वेरी वेरी बिग अमाउंट फ्रॉम द वेडिंग इवेंट्स। तो अच्छे बड़े बड़े अमाउंट लेते हैं, और जो बहुत फेमस हो चुके हैं भैया उनकी तो वो लोग चूज करते हैं क्लाइंट्स को। अच्छा। मतलब जैसे पहले क्या होता था कि भाई क्लाइंट बोलता था कि हाँ कितना हुआ, हाँ बुक करेंगे तुमको, ऐसा। अभी के जो एंकर्स और वो हैं, जो वेडिंग एंकर्स हैं जो बड़े लेवल पे हैं, तो वो क्लाइंट को चूज करते हैं कि हाँ कैसे हो, हाँ नहीं हमको आपका काम अच्छा नहीं लगा, अरे नहीं आप बात करने में अच्छे नहीं हो। मतलब इस तरीके से एंकर्स चूज कर रहे हैं करेक्ट। अपने क्लाइंट। इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। और अभी तो मैं सिर्फ अगर वेडिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो आने वाले 3-4 साल में देखो खुद को बूम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब लोगों की जो सोच है वो बहुत बदल रही है। पहले का जो मतलब जो एक पहले की नजरिया जो था। लोगों की सोच थी, नजरिया था, वो ऐसा था कि पैसे बचाने की चीजें की। बट अभी के टाइम पे मेरे ख्याल से कोविड के बाद से पीपल हैव चेंज देयर माइंडसेट, और अब वो लाखों करोड़ों रुपए, करोड़ों करोड़ इज वेरी छोटा अमाउंट। मैं बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल फैमिली जिसकी किराने की दुकान है, वो 50 लाख रुपए लगा देता है अपनी वेडिंग में। हाँ मतलब वो 50 लाख रुपए लगाने के लिए रेडी है अपनी शादी में। टू क्रिएट ओनली मैं मेमोरीज। आई एम डूइंग दिस फ्रॉम 2016। जिन क्लाइंट के बड़े लड़कों की शादी में 10 लाख रुपए में निपटते हुए देखा हूँ, उन्हीं के छोटे लड़के की शादी 60 लाख रुपए में हो रही है। क्योंकि कोविड के बाद में वो एक माइंडसेट क्रिएट हो चुका है कि यार कोई जीवन का कोई भरोसा नहीं, तो जितने मोमेंट्स एंजॉय करने हैं एंजॉय उन्हें करो। और क्रिएट हर कर लो एक अच्छी। फील्ड में यू हैव सीन इट। पहले अब आजकल लग्जरी को लोग बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मल लोग भी लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं। आईफोन्स, चाहे वो लोग आईफोन्स खरीदने की बात हो गई, चाहे वो लग्जरियस कार खरीदने की बात हो गई। मेरे ख्याल से 2017-16 में कभी मिनी कूपर जैसी कारें नहीं दिखती थी रोड में। अब वही आजकल हर दिखती। चौथा आदमी लेके घूम रहा है। करेक्ट। अब कभी आप मुंबई, नवी मुंबई में भी, या कभी आप अंधेरी तरफ भी चले जाओ, तो यू विल सी लॉट्स ऑफ लग्जरी कार्स जो मीडियोकर लोग लेके घूम रहे हैं। करेक्ट। तो माइंडसेट तो बदला है यार प्रतीक अभी कुछ दिनों में। सो मैं तुझे 2-3 क्वेश्चन ये पूछने वाला था
कि डिजिटल मीडिया के बूम के बाद एंकरिंग का पैशन परस्यू करने के लिए कितना स्कोप है, बट तूने उसी आंसर में बहुत कुछ बोल दिया, तो विल डायरेक्टली जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि तेरे में ये स्पार्क कब आया कि मुझे एंकर बनना है ब्रो? मतलब ऐसा तेरे को क्यों लगा कि, क्योंकि आजकल मेन स्ट्रीम चीजें बहुत हो चुकी है, मतलब मेन स्ट्रीम करियर भी हो चुका है कि लोगों को डॉक्टर बनना है, लोगों को क्रिएटिव साइड में जाना है, मतलब एक्सेप्टेड, नो नो वहां पे क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डेवलपर बनना है, किसी को खुद का कुछ करना है, बट व्हाई यू चूज कि मुझे एंकर बनना है? मतलब वो तेरे को ऐसा कौन सा स्पार्क था जब तेरा दिमाग हिला और तूने बोला कि मैं तो एंकरिंग ही करूंगा भाई, और वो भी लाइफ टाइम तक, फुल टाइम तक? ऐसा क्यों? मैं प्रतीक यही बोलूंगा कि अगर आपका आर्ट फॉर्म आपको पे नहीं कर रहा है, तो मैं पहले मैं being an artist, I have been into every field, you have also seen this, I have done music also lots of time, मैंने लाइव म्यूजिक भी बहुत परफॉर्म किया है, मैंने पोइट्रीज बहुत परफॉर्म करी इनिशियली अपने टाइम पे, मैंने लिटरेचर की स्टोरीज वगैरह स्टोरी टेलिंग भी बहुत करी इनिशियली। तो इनिशियली आई वाज अ थिएटर आर्टिस्ट बैक देन इन 2016, तो 2016 17 18 19 के मिड तक आई यूज्ड टू डू थिएटर्स अ लॉट, स्टोरी टेलिंग करता था अकेले, वो एक की आपने सुना होगा जिसमें अभी उसको स्टोरी टेलिंग बोलते हैं, सिंगल पर्सन जो स्टोरी सुनाता है, तो वो सब मैं बहुत ज़्यादा करता था। म्यूजिक से भी थोड़ा अलाइन था, धीरे धीरे करके म्यूजिक भी सीख रहा था, ये सब चीज़ें 2-4 चीज़ें मैं साथ में करता था। बट देन आई रियलाइज्ड ग्रोइंग अप, आई रियलाइज्ड कि इफ माय आर्ट फॉर्म कैन नॉट पे मी ना, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा। एंड जेन्युइनली सेइंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी आर्टिस्ट ओनली। तो अब मेरे को इस फील्ड में रहना था, और मेरे घर वाले भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते अगर मैं पैसे नहीं कमाता। तो एंकरिंग इज समथिंग, मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल खड़े पे बोल रहा हूँ, अभी भी एंकरिंग इज द ओनली आर्ट फॉर्म। तो ये जो एंकरिंग जो है ना, ये आपको इजीली यू कैन अर्न मनी बाय इट, और नो नॉट एवरीवन डजंट हैव दिस कॉन्फिडेंस ऑफ बीइंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड टेलिंग समथिंग, और अपने ख्यालात को बोलना, ये हर किसी के अंदर टैलेंट भी नहीं रहता। तो मैं तो बिल्कुल सोच लिया था कि भाई मैंने थिएटर्स किया हुआ है, आई नो हाउ टू शिफ्ट द कैरेक्टर्स, आई नो हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं इस फील्ड में आ जाऊँ। और जब मैं आया और जितना मेरे को पैसा दिखा, तो फिर दोबारा मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने बोला अब इसी में रहना है और इसी चीज़ को परस्यू करना है और पैसे कमाने इसी को हैं। करूंगा लास्ट तक। हाँ, और लक्ष्मी जी की आराधना करना है। अरे नो, बट मतलब मोस्टली यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हाँ, और कम्युनिकेशन आज की मतलब जनरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका है, बिकॉज ऑफ आप जिस भी एरिया में या फिर जिस भी सिटी में ट्रैवल करते हो, वहाँ की आपकी वहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपको सर्वाइव करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी आपको कुछ चीजें मांगनी, या फिर कुछ चीजों की आस्क, या फिर कुछ चीजें लेने के लिए भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो अगर तेरे को वहां पे भी नए शोज मिले, तो वहां के लोगों के साथ वाइब बनानी हो, तो तू कैसे करता है? वो मेरा बहुत क्रूशियल क्वेश्चन था बहुत दिनों से यार। ये आई एम थैंकफुल दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, और मैं इसके लिए मैं प्रतीक जिस दौरान जिस मोमेंट में हम लोग मिले थे, मैं उसी मोमेंट को मैं याद करना चाहूंगा। मैं एक लाइन यहाँ बोलूंगा, आई डोंट नो एम आई स्पीकिंग, मतलब मैं करेक्ट सेंटेंस फ्रेम कर पा रहा हूँ कि नहीं, पर मैं बोलूंगा म्यूजिक इज द लेमेस्ट आर्ट फॉर्म। उसका मैं रीजन बताता हूँ, ठीक है, अगर कोई ऑफेंसिव ब्रो। नहीं मैं हो। म्यूजिशियन हूँ ब्रो, तो डायरेक्ट वार कर रहा है ब्रो मेरे पे। म्यूजिक इज द लेमेस्ट आर्ट फॉर्म कैसे, मैं ये बताता हूँ कि पता है, कोई भी आर्ट फॉर्म देख ले, उसको समझने के लिए एटलीस्ट आपको थोड़ी समझ होनी जरूरी है। अगर आपको स्टोरी पढ़नी तो लैंग्वेज आनी चाहिए, अगर आपको कोई नाटक भी देखना उसके लिए भी आपको लैंग्वेज आना जरूरी है, अगर आपको कोई शायरी सुननी है उसके लिए भी लैंग्वेज, मतलब कुछ ना कुछ यू नीड इट, है ना। लेकिन म्यूजिक एक अनपढ़ आदमी जिसको कुछ भी जीवन की समझ नहीं है, कि अगर कोई अनपढ़ आदमी भी है या किसी को कोई वो उस लैंग्वेज को जानता भी नहीं है, स्टिल द पर्सन कैन एंजॉय इट द म्यूजिक, चाहे चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। मतलब बच्चों को भी याद हो जाती म्यूजिक इज वेरी, मतलब इतनी दूर तक भागती है ना, और इतनी जल्दी आपको म्यूजिक से आप रिलेट कर पाते हो। हम लोग डेस्पासिटो को मीनिंग भी नहीं जानते यार, फिर भी वाइब करते हैं उस गाने में। हम लोग कितने ऐसे गाने रशियन गाने सुनते हैं, कितने ऐसे गाने स्पेनिश गाने सुनते हैं जिनको हम लोग को पता ही नहीं मतलब क्या है। बिहारी सॉन्ग सुनते हैं, मतलब नहीं पता। अभी वो एक पंचायत टीवी सीरीज में एक गाना आया था, वो भी हम लोगों ने कितना सुना, किसी का मीनिंग नहीं पता हमको, पर हम लोग फिर भी इतना एंजॉय करते हैं। तो मैं जब भी कभी आई ट्रैवल अक्रॉस द बॉर्डर्स, व्हेन आई ट्रैवल इन वेरी अदर स्टेट्स, वेरी डिफरेंट स्टेट्स, हालांकि हिंदी इज वन ऑफ दोस लैंग्वेज जो मेरे ख्याल से सब लोग समझते हैं, और उसके अलावा इंग्लिश भी ऐसी लैंग्वेज है थोड़ा बहुत हो सकता स्टेट्स है। में हाँ। हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर बीइंग एन आर्टिस्ट, हम लोग को वाइब अगर क्रिएट करनी है ना, तो म्यूजिक इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू।
एंड दैट्स द रीजन कि मैं म्यूजिक मैंने धीरे धीरे करके मैं आज भी आपसे भी बहुत सारी चीजें, व्हेनेवर आई सी यू परफॉर्मिंग, तेरे से भी बहुत सारी चीजें सीखता हूँ प्रतीक, तू कि बोला कैसे करना फिर मेरे को। कि कैसे लोग से इंटरेक्ट करना है और कैसे म्यूजिक के थ्रू लोग से इंटरेक्ट करना है। तो देखा होगा तूने कि भाई मैं तो बता रहा हूँ, मैं चेन्नई तक में गया और मैंने जद्दोजहद कर दी थी। मैं चेन्नई में शो करने गया था, मैंने मरीना बीच के पास में हम लोग का आउटलेट था, उधर मैंने शो करने गया, मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली, मैंने गेम्स खिला लिए, मैं लोगों के पास में इंटरेक्ट करने चला गया, मैंने बातें कर ली, मैंने जोक मारने की कोशिश कर ली हिंदी में, इंग्लिश में। अब मेरे से तमिल तो आती नहीं थी, तमिल मैंने नहीं किया, लेकिन बाय द टाइम आई स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत, अरे भाई साहब जो झूमी है वहाँ की जनता। तो म्यूजिक इज वन ऑफ दोज आर्ट फॉर्म्स, और मैं ये बिल्कुल मैं सबको ये चीज बोलूंगा कि आप अगर कोई भी आर्ट फॉर्म में आ रहे हो ना, आपको म्यूजिक की समझ होनी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इनफैक्ट मेरे को हमारे जो थिएटर में हमारे जो सीनियर सर थे, एक दादा थे हमारे, तो उन्होंने हमको ये बात कही थी कि आपको भले सुर की समझ नहीं हो पर ताल की हमेशा समझ होनी चाहिए। क्योंकि जो आप डायलॉग बोलते हो, जो आप बीट सुनते हो, और सुर, जो ताल होती है ना, ताल ऐसी चीज है कि सुर एक बार फिर भी बहुत बहुत चुनिंदा लोगों को ही पता होगा सुर की नॉलेज, लेकिन ताल इज समथिंग, बीट्स इज समथिंग, टेम्पो इज समथिंग, कि अगर आप थोड़ा भी इधर उधर भागे ना तो तुरंत तुरंत लोग समझ जाएंगे कि यार ये ताल। क्योंकि हम लोग ने ताल हमेशा से, हम लोग जब अपनी माँ की कोख में भी थे तब भी वी यूज्ड टू लिसन द बीट्स ऑफ आवर मदर। तो दैट इज समथिंग विच इज, हम लोग अलाइंड है भाई, हम लोग बीट से अलाइंड है। तो आपको बीट की समझ होनी, और डायलॉग डिलीवरी में इट इज सो मच इम्पोर्टेंट। जाकिर भैया का एक बड़ा अच्छा डायलॉग भी वायरल हुआ था ना, कि हमको बहुत अच्छे से पता है कौन सा दोस्त दोस्त है, कौन सा दोस्त दोस्त नहीं है, कि ऐसा बाबू हम भी तो किसी के दोस्त हैं। तो वो जो बीट के साथ में बोला है, अब यहीं पास वो ऐसा बोल देता है कि मेरे को बहुत अच्छे से पता है कौन सा दोस्त दोस्त है, कौन सा दोस्त दोस्त नहीं, हम भी किसी के दोस्त हैं, अब नहीं आई फील। तो दैट्स द रीजन कि वाई बीट इज इम्पोर्टेंट, वाई म्यूजिक इज इम्पोर्टेंट। और आप अगर कोई भी फील्ड में हो तो आपको म्यूजिक की थोड़ी बहुत समझ होना तो बहुत जरूरी है। तो थैंक यू भाई कि मेरे को थोड़ी बहुत समझ दी तूने म्यूजिक की। भाई बीइंग एन म्यूजिशियन, मुझे आज पता चला है कि मतलब तू कितनी डीप बातें करता है ब्रो। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं मतलब अभी थोड़े थोड़े समय में तेरे को हार भी पहनाना पड़ेगा ब्रो। बट यार रियली गुड कंटेंट। मोस्टली जो एंकरिंग करते हैं लोग, हाँ। उनको टाइम के बारे में बहुत क्रूशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। मतलब उनको बोला जाता है कि 2-2.5 घंटे का आपके पास टाइम है, उसमें आपको गेम्स भी ऑर्गेनाइज करने हैं, उसमें आपको ऑडियंस को एंगेज करके रखना है, उसी में आपको सारों के नाम लेने हैं, उसी में आपको सबका इंट्रोडक्शन करना है। तो अगर तू ऐसे कुछ करने में फकअप कर देता है तो उस टाइम तू उसको फिर से मेंटेन कैसे करता है? मेरी एक समझ है, वैसे जितने बाकी जो एंकर्स एन मैंने, एग्जांपल, सॉरी टू इंटरप्ट हाँ हियर। हाँ प्लीज। एंड अगर ऐसा किसी के साथ होता भी है तो वो इसको कैसे मेंटेन करे, वो भी एडवाइस दे सकता है। मैं तो जो अगर इनिशियल लेवल पे जो एंकरिंग करना शुरू करें, उनको ये बोलूंगा कि प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोशिश करो कि आप चीज़ें हमेशा प्रिपेयर करके जाओ, और ओवर प्रिपरेशन इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल, कि आपने ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया ना तो आपको थोड़ी भी आपकी स्क्रिप्ट से इधर उधर गए ना तो आप नहीं कर पाओगे हैंडल। तो थोड़ा बहुत आप पॉइंटर्स खाली लिख के रखो कि इसके बाद ये करनी, इसके बाद वो करनी, इसके बाद ये चीज़ करनी है, और आप एक हल्का फुल्का सा प्रैक्टिस कर लो, और आप जाके वहाँ इवेंट करो। और अगर चीज़ें इधर उधर होती हैं, मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि अपने ऑडियंस के साथ में हमेशा अलाइन करके रहो। सो हाउ डू यू नो कि अभी मेरे को करना है ऑडियंस के साथ अलाइन? मतलब अभी अभी तेरी गाड़ी बहुत सही जा रही है, फिर तेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी लोग सो रहे हैं, अभी मैं इनको उठाऊंगा, ऐसा ऐसा क्या होता है तेरे दिमाग में उस टाइम? तू कैसे मेंटेन करता है वो? मतलब पता है, इसमें दो चीजें, कुछ एंकर्स ऐसे भी हैं प्रतीक, की जो लोग ना जो ट्राई टू शो देमसेल्फ वेरी बिग, बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं ऑडियंस के सामने। पर मैं ये चीज बोलता हूँ कि ये चीजें ना आपको इनिशियल लेवल पे जो एंकरिंग है ना उसमें आपको वर्क नहीं करेंगे, और इनिशियल क्या कोई भी लेवल पे एंकरिंग में वर्क नहीं करेगी। क्योंकि द बेस्ट थिंग यू कैन डू, यू कैन मेक योर ऑडियंस योर फ्रेंड। सबसे बढ़िया चीज आप यही कर सकते हो कि आप ना आपको ये फील करा देना कि यार आप हमारे दोस्त हो। क्योंकि आप अगर क्योंकि एज एन एंकर ना आप वैसे भी एक स्टेज पे हो, पेडेस्टल पे खड़े हुए हो, तो लोग एक इंफीरियर फील करते हैं, एक इंफियोरिटी रहती है लोगों के अंदर कि यार ये आके बड़ी बड़ी बातें करेगा, क्या हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट थिंग आप यही कर सकते हो कि आपको लोगों से अलाइन होना है तो आप बढ़िया उनके पास जाकर के उनसे दोस्ती यारी जैसी बात कर लो,
और उनको अपना दोस्त बना लो, और जहां आपको देखना हमेशा आपको ना जैसे जो भी एंकर्स होंगे उनको ही पता होगा कि आपको हर इवेंट में 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे, फिर उनको आप उनके साथ में ही खाली वाइब करके बाकी लोग को वाइब करा दोगे आप। तो मैं ये करता हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग ये नहीं करते, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा नई दूर चीजों रह को के हाँ वगैरह। थोड़ा वैसा करके बनाए। तो दोनों ही चीजें अच्छी हैं, पर मेरे ख्याल से कि आप अगर जब शुरू कर रहे हो ये तरीका सबसे अच्छा इसलिए है, इफेक्टिव है। सबसे अच्छा इसलिए क्योंकि हर जगह काम आता है ये। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत सारे शोज जो इसके अटेंड किए, हाँ। मैंने देखा हुआ है ये, मतलब स्टेज के नीचे उतर के बंदों से मिलके हक करके बातें करके बोलता है कि तुझे गाना गाना है, तुझे मेरे साथ परफॉर्म करना है। अपन साथ में करते हैं, एज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। एक मतलब 50 इयर्स की लेडी के साथ भी एक्चुअली भाई ने कल होना वो किया हुआ है, एंड नॉर्मल बंदे के साथ भी शायरी की हुई है। सो फॉर दैट आई एडमायर यू अलॉट थैंक यू सो ब्रो। मच प्रतीक। मैं तेरे को बोल सकता हूँ तू हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है बहुत यूथ के लिए, हाँ जो तेरे को देख के सोच रहे हैं कि हमें भी आगे एंकरिंग में करे परस्यू करना है। यू कैन बी एग्जांपल, यू आर एग्जांपल। थैंक यू सो सो मच। एंड ऑन दैट नोट, हाउ इज द स्टूडियो? यार आई वुड लाइक टू से इट कि फ्रॉम लास्ट मैनी डेज मैं एस्थेटिक चीज़ों को सीख कर रहा हूँ यहाँ मुंबई में। मैं जब से आया हूँ मेरे को 3 महीने हो चुके हैं यहाँ। अभी मतलब पहले भी हालांकि आया हुआ था, पर अब मैं ऐसी जगहें ढूंढता रहता हूँ कि जहाँ पास ना एस्थेटिक वाइब है। और मैं यहाँ जैसे ही एंटर किया मैंने, तो आई फेल्ट सो मच ब्यूटीफुल एंड सो मच एस्थेटिक। जो यहाँ पास चीज़ें रखी हुई हैं, और जो मेरे ख्याल से पेपर फ्राई के जो पेपर फ्राई के जो फर्नीचर्स होते हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी अमेजिंग। मैंने बहुत जगहों में देखा हुआ है, इंदौर में भी जितने इसके आउटलेट्स हैं मैं वहाँ विजिट करता रहता हूँ, तो वो तो अमेजिंग होते ही हैं। लेकिन खासतौर पे ये स्टूडियो जिस ब्रो प्रकार से कॉल द सिटी। हाँ नवी मुंबई यस, नवी मुंबई, ये बेलापुर। नवी मुंबई बेलापुर का जो स्टूडियो है, इट इज वेरी अमेजिंग गाइस। और जो देयर इज वन थिंग जो लोग यहाँ यूज नहीं करते, हालांकि जो यहाँ के होंगे ओनर उनको बहुत अच्छे से पता होगा जब वो बना रहे होंगे, जो लाइटिंग्स का उन्होंने यूज किया है। मैं वो बता रहा हूँ, मिनिमलिस्टिक लाइटिंग्स का जो यूज किया है वो ज्यादा इसको उभार रहा है। वरना आप बाकी किसी आउटलेट में चल जाओ आप, तो वो लोग खूब सारी लाइट्स डाल देते हैं, तो लोगों को लगता है खूब लाइट डाल दोगे तो चकाचौंध में अच्छा लगेगा आउटलेट, पर ये बिल्कुल गलती करते हैं आप लोग। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग, अगर इफ यू वांट टू नो हाउ द लाइटिंग वर्क्स, हाउ द एस्थेटिक वर्क्स, तो आप बेलापुर वाले पेपर फ्राई के आउटलेट्स में आओ और यहाँ आके आप देखो और सीखो कि आपको कैसे जो कैफे ओनर्स है खासतौर पे, जो जिनके यहाँ जो फर्नीचर का यूज करते हैं, वो जो लोग बहुत सीख करते फर्नीचर्स जो को लेना। फर्नीचर्स को बहुत सीख करते हैं, वो आके यहाँ पर सीख सकते हैं कि कैसे मिनिमलिस्टिक लाइट का यूज कर सकते हो, कैसे अच्छे फर्नीचर्स को यूज कर सकते हो, और कैसे विंटेज चीजें, यार कितनी अमेजिंग चीजें हैं। तो आई रियली लाइक दिस आउटलेट। हाँ मतलब मोस्टली जब मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे आके कि यहाँ पे चीजों को देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में तो गलत नहीं रखा ना मैंने, मतलब ये किचन इतना सही ऑर्गेनाइज है, तो हाँ मैंने सोचा कि मेरे घर का गैस अलग है क्या, ईस्ट वेस्ट तो नहीं है। हाँ तो फिर मैंने घड़ी देखी, ऐसा लगा हाँ कि शायद ये होनी चाहिए। हाँ तो गाइज, दोज हु आर प्लानिंग टू परचेज देयर न्यू फर्नीचर, सो बहुत ज्यादा चांसेस है आपको बहुत अच्छी डील और बहुत अच्छे प्राइजेस के अंदर बहुत क्रिएटिव सामान यहाँ पे मिल सकता है। तो प्लीज विजिट पेपर फ्राई, नई मुंबई का बेलापुर। एंड मैं आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, वहां पे आप कांटेक्ट कर लेना। आप लोग बिल्कुल विजिट करो और यहाँ के चीजें देखो, आपको जेन्युइनली यू विल लाइक इट। एंड यार, जब मैं ये सर्वे कर रहा था कि मैं एक एंकर को लेके आ रहा हूँ फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट, तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि एंकर ऐसा बंदा होता है जो बहुत शोज के लिए अलग अलग सिटी में ट्रैवल करता है, तो उसके उस दौरान की अलग अलग स्टोरीज होती है। तो व्हाट इज योर थॉट्स ऑन सिटीज? तूने बहुत सिटीज में ट्रैवल किया, मतलब अभी वो कंट्रोवर्शियल अगर टॉपिक को अपन टच करें, दिल्ली वर्सेस मुंबई, हैदराबाद वर्सेस बैंगलोर, तो बहुत बड़ा चीज हो जाएगा। बट अब तू उसको शॉर्ट करके बता कि तू क्या सोचता है उस चीज के बारे में। जैसे तूने ये चीज बोली कि एंकर्स जो हैं वो बहुत सिटीज में ट्रैवल करते हैं, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे एंकर एक ही जगह में रह के अपना इवेंट करते रहते हैं। लेकिन हाँ, मैं बहुत ही प्राउडली मैं कहूँगा कि मैंने यशराज के लिए इवेंट किया, मैंने सोनी स्पोर्ट्स के लिए किया, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आई हैव बीन टू एवरी थर्ड टायर, सेकेंड टायर और मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई गेस। मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे लिए, क्योंकि इससे मेरे को इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली है। बीन टू दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, चेन्नई, कन्याकुमारी, मुंबई, बेलगांव, गोवा, फिर इधर राजस्थान में उदयपुर, फिर गुजरात में सूरत, तो अहमदाबाद, गांधीनगर में, तो सारे नाम लूँगा करीब 400-500 स्ट्रीट। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ क्या हेल्प कर दी ना, कि इनिशियली आई वाज होस्टिंग इवेंट्स फॉर चाय सुट्टा बार। हाँ अरे भाई, हाँ, तो अपन कैसे मिले? अपन भी चाय सुट्टा बार के लिए मिले। तो उन लोगों ने जिन जिन जगहों में आउटलेट्स खोले अपने, वहाँ वहाँ तो मैं गया ही,
ट्रैवल किया। और एक चीज़ और होती है कि यार एज अ ट्रैवलर यू गो ना, तो आप लोग फिर चीज़ों को, आप जगहों को एक्सप्लोर करने में आपको दिलचस्पी होती है। करेक्ट। मेरे को आई हैव नो इंटरेस्ट इन नदी पहाड़ और सी, मेरे को सिर्फ लोगों में इंटरेस्ट होता है। तो मैंने वही गो ना, तो अब क्योंकि मैं काम से जाता हूँ तो वहाँ के लोकल लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, वहाँ के लोकल वेंडर्स से, लोकल जो साउंड वाले हैं उनसे मिलना जुलना होता है। तो मेरे को आई गेट टू नो लॉट अबाउट द प्लेस। Means if I asked you place or people, then you choose definitely people. डेफिनेटली पीपल यार, अच्छा। और सिटी, किसी भी शहर को मेरे ख्याल से वहाँ के लोग अच्छा बनाते हैं। करेक्ट। वहाँ का वाइब नहीं अच्छी बनाती। और मैं अपनी फेवरेट सिटीज की बात करूँ, so there is two cities which are very close to my heart. It is of course it's one is my Indore because I have that is my workplace. मैंने वहाँ बहुत वर्क किया हुआ है। And then the second one is Mumbai of course. मुंबई के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो मुंबई के बारे में मैं, जैसे मुंबई इज ऑल्सो माई फेवरेट सिटीज, लेकिन यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसके बारे में क्योंकि मैं आई लव दिस सिटी और मैं बिल्कुल उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ कि स्पिरिट ऑफ मुंबई इज द बिगेस्ट मार्केटिंग गिमिक बाय बीएमसी। ओके। ये जो आप ना अपनी कमियों को छुपाने के लिए जो स्पिरिट ऑफ बॉम्बे करते रहते हो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा प्रतीक, यू कैन नॉट ब्रिंग योर पेरेंट्स हियर मुंबई में। क्यों? नॉट इन नवी मुंबई के बारे में अभी आऊंगा। मुंबई में, क्योंकि मुंबई में वहां का वहां जो जो भीड़ रहती 7 बजे के बाद, यू कैन नॉट गो टू एनी प्लेस यार। आप कहीं भी जाओगे, इतनी भीड़, इतनी, आप अपने पेरेंट्स को कभी लाने का सोच भी नहीं सकते। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो अपनी लाइफस्टाइल, जितने पैसे में अपनी अच्छी लाइफस्टाइल किसी थर्ड टायर सिटी में रह सकती है, वो मुंबई में उतने अच्छे से नहीं रह सकती। क्योंकि मुंबई में इतनी टफनेस है, इतनी चीज़ें हैं, आपका ट्रैफिक देखो, चीज़ें देखो। तो मैं बस मतलब मैं खाली ये रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि मुंबई को और भी बेटर किया जा सकता है। अनडाउटेडली इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट मुंबई इज द पीपल ऑफ मुंबई। क्योंकि यहाँ के लोग इतने हेल्पिंग है नेचर में। मैं आपको बताऊंगा प्रतीक, कितनी सारी जगहों में गया हुआ, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई भी सिटी हो, पर द पीपल इन मुंबई हियर आर सो गुड, आर सो हेल्पफुल। Any incidents? मेरे को एक बहुत अच्छा वाकया याद आ रहा है कि मैं एक बार शायद मेरे को ट्रेन पकड़नी थी इधर कल्याण से मेरी ट्रेन थी, और मैं उधर से कहीं, मैं उस टाइम में मुंबई सेंट्रल में शो कर रहा हूँ, तो शाम के टाइम पे आना था मेरे को। और आई वॉज वेरी न्यू टू दिस सिटी बैक देन इन 2022, नहीं 21 ये आई उस दिन गेस। की बात है कि जब अपन शो करके तू निकल रहा था इंदौर के लिए? हाँ शायद मेरे को उस टाइम पे ही होगा मेरे ख्याल से। तो उस टाइम पे मैं लोकल पकड़ के मैं आने का कर रहा था, मैं चीजें कर रहा था, तो देयर वाज अ गाई जो मेरे को, आई वाज न्यू ना, तो उसने मेरे को फास्ट ट्रेन पकड़ ली थी मैंने, विहार वाली, और उससे उतरना इज लाइक इम्पॉसिबल। और मेरे पास में गिटार भी था, बैग भी था, तो उसने मेरे को दूसरे प्लेटफॉर्म तक छोड़ा, उसने मेरे को दूसरी ट्रेन भी दिलाई, और उसने मेरे को हेल्प भी की कि भाई यू कैन गो। तो मैं इस मामले में तो आई सजेस्ट कि people of Mumbai are most amazing, and that's the reason why Mumbai is one of the most greatest city of world. I'll say it कि यहाँ कोई रह लिया ना, आप अगर यहाँ रह लिए तो definitely you can be into any place of world. और मैं सिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए, अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करी जाए, नगर निगम की बात करी जाए, या स्मार्ट सिटी की बात करी जाए, तो नवी मुंबई इज फार 10 टाइम्स 100 टाइम्स बेटर देन मुंबई। यहाँ की रोड्स देखो, यहाँ का मैनेजमेंट देखो, यहाँ का ट्रैफिक देखो, इट इज लॉट मोर बेटर देन मुंबई। ट्रैफिक देखो कि ट्रैफिक है ही नहीं, है ही नहीं ट्रैफिक यार, वही तो मतलब यहाँ होता ही नहीं है यार, कितनी, दैट्स द रीजन। तो मैं यही चीज बोलूंगा, बस एक ही चीज की बस कमी है मुंबई में कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन अगर सुधार देगा, वहां पास चीजें कर देगा, एंड हाँ वो उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अल्टीमेटली पॉपुलेशन ही इतनी है। मेरे ख्याल से और थोड़ा सुधारा जा सकता है। नवी मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सिटी आई हैव बीन। वन इज मुंबई एंड वन इज इंदौर, एंड द अदर वन इज, अगर आपका थोड़ा बहुत भी बिजनेस वाला माइंड है, तो मैं जीवन में बोलता हूँ 2 महीने अहमदाबाद रह के आ जाओ भाई, आपको जीवन में आपको व्यापार का पूरा ज्ञान मिल जाएगा आपको। वहां पास करोड़ों के मालिक के लोग भी चप्पल और कुर्ते में घूमते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप उनसे बात करोगे और बताएंगे कि भाई मेरा इधर घर है, उधर घर है, और मैं 200 करोड़ का मालिक हूँ। ऐसे ऐसे लोग वहां मिलेंगे आपको। मेरे एक वेंचर के लिए मैं अभी वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढ रहा हूँ, उससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 महीने अहमदाबाद ही चला जाता हूँ फिर। अहमदाबाद रह के मैं अगर इफ यू वांट टू बी इनटू द बिजनेस फील्ड ना, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अहमदाबाद रह के आओ, और वहाँ एक बार आपको वहाँ के लोगों से आप मिल के देखोगे ना, तो आपको बिजनेस का जो असली एसेंस है वो आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ सिटीज हैं विच आई लव। हाँ यार,
बहुत ज्यादा ज्ञान वाली बात हो गई। बहुत लंबा बना गया पूरा। सही है ब्रो, मतलब मैं भी बहुत अलाइन कर पा रहा हूँ तेरी इस चीजों से कि तुझे सिटीज के बारे में इतना बहुत कल्चरेटिव बहुत नॉलेज आ चुका है। बिकॉज एक एक्सपीरियंस होल्डर ही बता सकता है कि कैसे उसने उन चीजों को कितना सही तरीके से एक्सपीरियंस किया। करेक्ट। तो यार अगर कोई बडिंग एंकर रोड मैप पूछना चाहेगा आपको कि कैसे ही कैन बी अ गुड एंकर, सो व्हाट इज योर एडवाइस टू हिम? यस, जस्ट वांट योर टेक ऑन दिस। मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, जो भी लोग अगर एंकरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मैं तो बिल्कुल, अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है तो बिल्कुल आप इसमें उतर जाओ तुरंत तुरंत ही। दो चीज़ें हैं इसमें सबसे ज़्यादा कि एक तो इस फील्ड में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, अगर मैं सही सही बोलूँ तो। एक तो होता है ग्लैमर भी, एंड देन देयर इज़ टैलेंट ऑल्सो, एंड देन देयर इज़ हार्ड वर्क। तो जो टैलेंट और हार्ड वर्क है ना, दैट अल्टीमेटली दैट इज़ फॉर। तो मैं बन सकता हूँ क्या? अरे ऑफ कोर्स यार, यू कैन बी अ वेरी गुड, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर यार, यू स्पीक सो वेल। तो भाई यू कैन बी अ गुड एंकर, और मेरे ख्याल से आप हो यार। प्रतीक, तू इतना अच्छा एंकरिंग करता है, मेरे को इधर तक ले आया तू, और मेरे को इतना रोस्ट किया तूने कि लेट हो बहुत गया जल्दी तू। आया ब्रो तू। तो हाँ, मैं यही चीज़ बोलूँगा कि यार जो अगर आपको लॉन्ग रन के लिए वर्क करना है ना, तो आपको अपनी हार्ड वर्क थोड़ा बहुत करना होगा। आपको इनिशियली बोलने की स्किल में बहुत काम करना पड़ेगा आपको, अपने फोनेटिक्स में बहुत काम करना होगा, और आपके जो वर्ड्स हैं वो आपको सही बोलना सीखना होगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें हम लोग एक्सेंट की भी बात कर रहे थे कुछ देर पहले पॉडकास्ट के पहले, तो मैं एक्सेंट का भी यही चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आपको एंकरिंग फील्ड में आनी है ना, तो आपको अपने एक्सेंट को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। एक्सेंट को छोड़ना पड़ेगा, अपने मतलब एक्सेंट आपको को, मोल्ड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रीजनल लैंग्वेजेस हाँ, से। नहीं 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 नहीं, यू हैव टू बी, आपको जो भारत में सबसे ज्यादा समझी जाने वाली भाषा है जैसे हिंदी हो गई, उसकी साफ साफ हिंदी बोलनी आनी चाहिए आपको, या साफ साफ अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अपने, ये मैं बहुत चीज देखता हूँ, जैसे यहाँ पास यहाँ के लोग जो हैं, जैसे मुंबई का एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सेंट है, यू कैन नॉट स्पीक इन स्टेज दैट एक्सेंट। इफ करेक्ट यू आर होस्टिंग रीजनल शोज देन यू कैन यूज इट, मैं ये करेक्ट, बिल्कुल, वहीं पे एक्सेप्टेबल होता है हाँ, वो। पर बाहर आप नहीं कर सकते। अब सेम जैसे इंदौर इंदौर का जो क्षेत्र है, उस तरफ की एक आदत है कि वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों की आदत है औ की मात्रा नहीं लगा पाते अपनी बोलचाल की भाषा में, जैसे तो वो एग्जांपल और बता को कुछ। और बोलते हैं, और किधर जा रही है, बोलना। और भाई किधर जा रही है, तो ये उधर का एक टोन है। हाँ 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 तो वो मैं को मैं बोलते हैं, हाँ हाँ। मैं तो जा रही हूँ, मैं तो खा रही हूँ। तो वो लोग वहाँ की, क्योंकि वहाँ की बोलचाल की भाषा इतनी ज्यादा रफ हो चुकी है ना, बोलते हैं टपोरी भाषा, मुंबई में भी यही चीज है। तो बोलचाल की भाषा और इतनी बंटा ज्यादा, है, हाँ, इतनी ज्यादा वो रफ हो चुकी है प्रेमी ना। को डिस कर देगा वो। तो इतनी ज्यादा रफ हो चुकी है, तो अगर आपको एंकर बनना है तो आपको अपनी बोलचाल की भाषा से हट करके आपको एक जो नेशनल लेवल पे जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया जाता है, उस लैंग्वेज के को बोलना आना चाहिए आपको। ये चीज़ सीखो, अपने एक्सेंट को सुधारो, अपने फोनेटिक्स को सुधारो, और आप इसके लिए सबसे इनिशियली यू कैन डू इट कि हाँ, आप अपने आपसे मिरर में बात करो, आप कन्वर्सेशन करो एक दूसरे से, आप अच्छे लोगों के साथ में उठो बैठो, आप अच्छी चीज़ें सुनोगे, आप इंटरव्यूज देख सकते हो, करेक्ट। अच्छे अच्छे लोग हैं, जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू देखो, आप जो अच्छे स्पीकर्स हैं उनके इंटरव्यूज देखो, तो यू विल गेट टू नो लॉट अबाउट स्पीकिंग। और जहाँ आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हुई, फिर दूसरा स्टेज रहेगा आपका स्टेज फियर हटाना। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि छोटे छोटे इवेंट्स में, ओपन माइक्स में जाके 5 मिनट का सेट तैयार करो। मैं ऐसे आर्टिस्ट बनाऊं ओपन माइक्स कर करके, एंड बिल्कुल, ओपन हम लोग माइक। सब लोग ओपन माइक से निकले भाई हुए हैं सब यार। लोग ओपन माइक से, ओपन माइक इज अ स्टार्ट। ठीक है, हाँ। आपको अगर आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी है तो ओपन हम्म, माइक से आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ऑडियंस जो आती है वो खुद भी बूस्ट होने के लिए आती है। मतलब एक्चुअली वो में, आपको जज करने के लिए आती है कि आप कितने पानी में हो, कितने नहीं हो। हाँ सो दैट कैन बी अ ग्रेट हाँ, स्टार्ट दैट पॉइंट। कैन बी अ ग्रेट स्टार्ट। वहाँ पर इनिशियली आप शुरू कर सकते हो, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट की कंटेंट बोलने की कोशिश करो। वहाँ आप नहीं भी बोल पाओगे अच्छा, तो कोई तो आपको पता कोई लग कुछ, जाएगा कि हाँ बोलना है। हाँ, तो कोई आपको कुछ जज भी नहीं करेगा, मतलब जज करेगा फिर भी, पर आपको इतनी कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और आपने कुछ कोई हार्म भी नहीं है। तो शुरू में आप ये करो, और धीरे धीरे करके जब आपको अपनी लैंग्वेज में कमांड हो जाए, तो आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो, और अच्छा खासा पैसा है भाई, एंकरिंग में आओ सब लोग, मैं ही सजेस्ट करूंगा, एंड बी अ गुड एंकर। इन टुडे जनरेशन व्हाट आई फील कि लैक हो रहा है बहुत, जिसके अंदर बहुत लोग आना तो चाहते हैं बट दे आर नॉट एग्री टू डू फ्री शोज। बिकॉज जो मैंने स्टार्ट किया, जो तूने भी स्टार्ट किया, सबसे पहले हम लोग ने अनपेड शोज करके स्टार्ट किया, कि जिसके अंदर हमको पता लग गया कि क्या क्या कमियां हैं हमें, और क्या और सुधारी जा सकती है, और क्या क्या कैसे हम ऑडियंस के साथ एंगेज हो सकते हैं, और वेयर वी आर लैकिंग, और क्या हम और बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर जब ये पता लग जाएगा तो आपकी खुद एक मार्केट कीमत तय करता है, डेफिनेटली यू विल गेट पेड फॉर दैट।
सो फॉर गेटिंग नोटिस इन द मार्केट को कुछ ना कुछ नीचे उतर के अनपेड हो या पेड हो, डोंट लुक इनटू दैट, स्टार्ट करो। क्या बात है, हाँ, स्टार्ट एकदम करो सही बोले भाई। एंड बी इन द लाइन, डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस टू टिकट ऑफ द थिएटर। एंड मेरे ख्याल से प्रतीक यू आल्सो स्टार्टेड व्हेन व्हेन यू ब्रो आई स्टार्टेड। डिड 32 शोज अनपेड, हाँ उसके बाद मुझे पेड शो मिले हाँ 32। एंड नाउ यू आर डूइंग अ ग्रेट या जॉब या यार। या अब तो मैं यही चीज बोलूंगा कि मतलब इसमें यार शॉर्टकट तो नहीं है। अगर लोग लोग ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि लोग इसमें बच्चे जो है खास तौर पे जो 21-20 साल के, तो वो लोग इस बिकॉज ऑफ फील्ड में, इन्फ्लुएंसर्स हाँ गाइस, वो लोग इन्फ्लुएंसर्स, दे आर वो लोग गेटिंग इस लॉट्स फील्ड ऑफ में पेड। वो लोग इस फील्ड में आते ही इसलिए हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि यार इसमें अच्छा खासा फेम है, अच्छा खासा गिटार लेके घूमूंगा कॉलेज में तो बंदियां मिल जाएंगी, चीजें मिल जाएंगी, या तो लोग इसमें आ तो इसलिए आते हैं। पर आपको लॉन्ग रन में आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि आपको शुरू में इनिशियली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। और म्यूजिक में तो भैया, म्यूजिक में तो दैट्स द रीजन कि मैं म्यूजिक नहीं परस्यू कर पाया, क्योंकि मेरे अंदर इतना हार्ड वर्क करने की क्षमता थी नहीं, क्योंकि म्यूजिक टेक्स अ लॉट। एंड आई एम हैट्स ऑफ टू यू प्रतीक दैट यू आर स्टिल परस्यूइंग इट। पर मैं नहीं कर सकता इतने टाइम तक, क्योंकि इट टेक्स अ वेरी, आपका हर चीज ले लेती है म्यूजिक, आपको इमोशनली वेकेंट कर देती है यार, मतलब इट टेक्स अ लॉट। बहुत यू अलाइन करके करना पड़ता है आपको, साथ में गाना भी पड़ता है। इफ यू आर एन परफॉर्मर, आपको उसी चीज के अंदर कॉर्ड चेंज भी करने पड़ते हैं, आपको सुर लगाने पड़ते हैं, आपको सुर सॉरी लिरिक्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, आपको ऑडियंस के साथ देखना पड़ता है। तू तो जानता ही है यार, जब मैंने चालू किया था एज अ तेरे साथ, जब चाय सीता बार के लिए हम लोग ने ओपनिंग की थी, ओपनिंग परफॉर्मेंस, तो तू यू एज ऑडियंस यू सीन मी परफॉर्मिंग, तू बता ना फिर मैंने कैसे एंगेज करा था। डेफिनेटली यार, यू वर टू गुड यार। और वही चीज है कि वो भी तभी आ पाई कि उस मेरे को, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उससे पहले कम से कम तूने 5 साल उस चीज को प्रैक्टिस करी होगी। तू भले बोल ले 3 साल नहीं है, 3-3 साल किया था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ पांच, तूने कम से कम 5 साल तक वो सोचा होगा कि हाँ पहले गिटार लेके 1-2 साल तो देखा ही होगा कि यार कैसे सीखूं, फिर 2-3 साल में ई माइनर, ब्रो ए मेरा मेजर गिटार ऐसे। का थॉट ऐसा था कि हाँ ये तो पिक्चर में ही दिखता है ब्रो, हाँ। ये मेरे साथ कैसे होगा। तो ये मैं वही मैं बोलूंगा, इट टेक्स अ लॉट, बहुत ज्यादा टफ फील्ड है। मैं ये नहीं तो इसलिए यार, जिनको सच में जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जो सच में जो आपको परस्यू करना है, आप ये फेम देख करके या बंदियां देख करके मत आओ इस फील्ड में बिल्कुल। एक मेरे को किस्सा याद आ रहा है प्रतीक, मैं बड़ा अच्छा मैं बताऊंगा अब यार, इतनी अच्छी बात चल रही है तो। मेरे मेरे एक सर हैं, उन्होंने मेरे को ये चीज बोली थी कि जो सरस्वती माता है और जो लक्ष्मी माता है, उनके बीच में एक बार शायद अभी एक कहानी है, तो कुछ अनबन हुई हाँ कुछ अनबन हुई। तेरे से तो अच्छी हाँ मेरी, हाँ तो और तू ब्लेम करता है कि मुंबई मुंबई के लोगों को, ठीक है। तो फिर ब्रह्मा जी आए और उन्होंने बोला कि क्या हो गया, तुम्हारे बीच में अनबन क्यों हुई, ऐसा तो कुछ ऐसी चीज उनके बीच में बात हुई। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को एक वरदान दिया। क्या दिया कि लक्ष्मी को ये वरदान दिया कि तुम लोगों को दे सकती हो और छीन भी सकती हो, ओके। पर सरस्वती माता को ये वरदान दिया, यू कैन गिव टू द पीपल, यू कांट टेक इट बैक। हाँ तो योर टैलेंट ऑलवेज स्टेज विथ यू। करेक्ट। व्हेन मतलब इफ यू आर अ ट्रेन्ड आर्टिस्ट ना, इफ यू हैव ट्रेन्ड इट भाई, मैं बता रहा हूँ, आपने 2 साल भी 3 साल भी छोड़ दिया ना म्यूजिक को, आप 2 दिन वापस आ सकते हो, अलाइन कर सकते हो, आप 2 दिन में वापस आप उस जगह में पहुंच सकते हो। लेकिन पैसे का कोई भरोसा नहीं है, आपको फेम का कोई भरोसा नहीं है, ये ये तो कब तूने आपसे। मस्त एकदम मिठाई का डब्बा खोल के तूने हाँ, उसमें से करेला निकाला है ना ब्रो। हाँ, तो इसका कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी चला जाएगा, लेकिन योर टैलेंट विल ऑलवेज स्टेज विद यू। आई बिलीव ऑन दिस प्रतीक, यू मस्ट हैव आल्सो फेल्ट इट, कभी ना कभी तूने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि दिस बीइंग एन आर्टिस्ट इज अ स्पिरिचुअल जर्नी। यस यस अग्रीड। इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। आप अगर अलाइन नहीं कर पा रहे हो उस तो क्योंकि आप भाई, कंट्रीब्यूट भी नहीं कर हाँ पाओगे। अब भाई, क्योंकि भाई मेहनत, उंगलियां छिल जाती है यार, कैसे कर लेता है इंसान। 3-3 4-4 घंटे, आप आधे घंटे नहीं बजा पाओगे गिटार, आप घर में बैठ के बजाओ, लेकिन लोगों के और सामने आप 3 घंटे बजा देते हो। मैंने ये तो कैसे हो स्ट्रिंग जाता तोड़ी है? है ब्रो, तेरे को पता ही। हाँ, तूने स्ट्रिंग भी तोड़, कितना मतलब स्ट्रिंग्स भी तोड़ी और कितना अपन ने लेवल पे किया मैंने हुआ तो शोज के अंदर ही स्ट्रिंग लगाई भी है और है। उसी टाइम तोड़ी भी है और उसी टाइम लोगों को नचवाया भी है उसी के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से दैट्स द थिंग यार, कि आप व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल ना, यू गेट कनेक्टेड टू सम स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी और एनर्जी, जो आपको पता नहीं वो वरना यार, आप वी डिड अ शो इन दैट आई गेस इन कल्याण, और इतनी इतनी ह्यूमिडिटी और इतनी हम लोग ने ह्यूमिडिटी और उसमें रोड शो किया था, फिर भी वी डिड इट फॉर 5 आवर्स। आप तेरे 5 को आवर्स। ध्यान नहीं होगा, पर हम लोगों ने 5 घंटे लगातार किया था। तो दिस इज समथिंग जो मेरे ख्याल से एक तरह की पॉजिटिविटी मांगती है, तो आपको जेन्युइन तो रहना पड़ेगा अपने प्लेटफॉर्म के लिए, आपको फेम के लिए नहीं आ सकते इस जगह में। डोंट कम फॉर
फेम कम So- फॉर प्रेम। Come on, वो प्रेम की भाषा अलग है, ठीक है, वो बंदियों से अलग मत करना इसको। definitely, and being an artist, I know you कि you the type of music you do ना, that is मैं पहले भी मैं पॉडकास्ट में ये चीज बोली थी कि यार अपने खुद के ओरिजिनलिटी पे ध्यान देना। यू कैन भाई हर कोई गाना गा रहा है, सोनू निगम के गाने, अरिजीत सिंह के गाने, हर कोई गा रहा है, पर अपनी ओरिजिनलिटी पे ध्यान देना और खुद चीज़ों को लिख करके खुद बजाना, तो इट्स समथिंग वेरी मच गुड यार, और यू आर डूइंग इट अमेजिंगली, तो आई रियली अप्रिशिएट भाई। थैंक यू सो मच। इतने बड़े एंकर से ये सब अरे सब नहीं सब भैया। सुन के हम पवित्र और संपन्न मतलब स्थापित कर रहे हैं खुद को और आज। इतने बड़े कैसी लग रही है हिंदी? अब मैं अच्छी लग रही है मेरे को, अब सीख रहा है भाई, हिंदी अच्छी सीख रहा है। So this brings us to the end of the show, Okay. and I guess हमने अब तक की जर्नी बहुत सही तय करी है, and हम आपको ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाने देंगे I डेफिनेटली। loved it we भाई। have something for you, अरे ग्रेट। वो भी गिफ्ट है, एंड फ्रॉम एएसपी कम्युनिटी आपके लिए हम लोग कुछ लेके अरे आए, वाह तो यार प्लीज हैव इट। थैंक यू सो मच ब्रदर, एंड इट्स अ गिफ्ट। मैं इसको भी शो भी करना है क्या? नहीं, तू घर पे आके खा सकता है bro। अच्छा तो मैंने हिंट दे दी कि इसको कोई दिया मैंने खाने का, ठीक है? अच्छा तो आई थैंक यू सो मच भाई। शुड आई कीप इट? मेरे को दूसरे आर्टिस्ट को देना है। हाँ ठीक है, इसको फिर बाद अरे में यार नहीं ब्रो, यू कैन टेक इट। एंड यस, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। फॉलो अस लाइक यू फॉलो योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस बीइंग इन योर शो, और Thank you. एएसपी शो बहुत अच्छा लगा, और आप लोग ने जो एम्बियंस इतना अच्छा बना रखा है, मेरे ख्याल से इसकी वजह से भी इतनी जो पॉजिटिविटी यहाँ आ रही है मेरे को, वो बहुत फील कर पा रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिफ्ट, एंड आई विल ऑलवेज बी कनेक्टेड, और एज अ आर्टिस्ट आई एडमायर यू। और मी टू, सेम लाइकवाइज। और आगे हम लोग ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहे, ऐसी बातें करते रहे, बहुत मजा आएगी। बस तू जल्दी आना ब्रो, तो हम करेंगे ब्रो। 2 घंटे का कर सकते हैं, तू बहुत लेट किया आज। लेट नहीं आऊंगा, हमसे लेट नहीं आऊंगा। थैंक यू चलो गाइस। गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।